अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान का काफिला इज़्ने किले की तरफ रवाना हो गया था, जबकि निकोला उनके लिए घात लगाकर बैठा था और कह रहा था, हम सिर्फ उस्मान को ही नहीं बल्कि उन सब को मार डालेंगे। इस किस्त के आगाज़ में असलमो कहता है, आज हम इस सरजमीन को तुर्कों के खून से रंगीन कर देंगे। फिर निकोला कहता है, आओ ज़रा उस्मान। इसी दौरान उस्मान का काफिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ रास्ते में दो जख्मी आदमी गिरे पड़े थे। उन्हें देखकर उस्मान कहता है, इन्हें देखो ज़रा। यह सुनकर उस्मान के कुछ सिपाही घोड़ों से उतरकर उन्हें देखने लगते हैं। यह दरअसल निकोला की एक चाल थी। इतने में निकोला उस्मान का निशाना लेने लगता है। इस तरह निकोला के कई आदमी मारे जाते हैं, लेकिन उस्मान भी काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। फिर वह बुलंद आवाज़ में कहता है, रास्ते में घात लगाने वाले गीदड़ों का हम एक एक करके शिकार करेंगे। हम पीछे हट रहे हैं। यह सुनकर निकोला कहता है, उस्मान को भागने मत देना। इतने में मलन खातून भी उस्मान के पास आ जाती है, जबकि निकोला के आदमी उस्मान पर हमला कर देते हैं। इस तरह उस्मान और मलन खातून पीछे की तरफ निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि निकोला और उसके आदमी पीछा करने लगते हैं। उस्मान और मलन खातून एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं और एक दरख्त के साथ बैठकर तीर कमान तैयार करने लगते हैं। इस तरह वो निकोला के मजीद कुछ सिपाहियों को मार देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान के सिपाही एक और जगह मौजूद थे। गोगतो कह रहा था, हमारे लिए जाल बिछाने वालों की मौत तक आराम से बैठना मुझ पर हराम है। बुरहान कहता है, इंशाल्लाह भाई, लेकिन पहले हमें अपने सरदार को तलाश करना होगा। यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान निकोला भी उस्मान की तलाश में आगे बढ़ रहा था। दूसरी जानब जरकुताई भी उस्मान को तलाश कर रहा था। उसे जख्मी देखकर आईगुल कहती है, जरकुताई रुको, मैं तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांध देती हूँ। जरकुताई कहता है, बड़ा जख्म तो मेरे दिल पर है। यह कहकर जरकुताई आगे बढ़ जाता है। आईगुल कहती है, खून बहने से तुम मारे जाओगे। तो जरकुताई कहता है, जरकुताई नहीं मरेगा, सरदार को तलाश किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं मरेगा। यह कहकर जरकुताई दोबारा आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वो उस्मान के दूसरे सिपाहियों के पास पहुंच जाता है। सब सिपाही कहते हैं, उस्मान साहब हमें कहीं नहीं मिले। फिर बुरहान कहता है, चाहे ये जंगल मेरी कब्र बन जाए, सरदार को तलाश किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आईगुल कहती है, मलन खातून उनके साथ हैं, इंशाल्लाह वो सही सलामत होंगे। फिर बुरहान कहता है, हम सब इकट्ठे रहकर उन्हें तलाश करेंगे, दुश्मन हर जगह मौजूद है। यह कहकर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और मलन खातून एक तरफ जा रहे थे कि उनके सामने असलमो आ जाता है और फिर उसका खास आदमी भी आ जाता है। असलमो कहता है, ऐसे कहाँ जा रहे हो, आज बहुत खून बहने वाला है।
मलून कहती है, अगर यहाँ कोई मरेगा तो वो तुम होगे। फिर असलमो कहता है, मैं एक अरसे से इसी लम्हे का मुंतज़िर था उस्मान। उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, आओ ज़रा असलमो। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह मलून खातून डियागो का खात्मा कर देती है और फिर मुड़कर उस्मान को देखती है। असलमो भी जख्मी हो चुका था। उस्मान उसे कहता है, मैंने जब भी तलवार उठाई नीचे से हमेशा तुम निकले, मेरे सिपाहियों की जान ली, मेरी बेगमात और होने वाले बच्चे को कत्ल करने की कोशिश की। अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। इस तरह असलमो का भी खात्मा हो जाता है। फिर उस्मान उसके जिस्म से अपनी तलवार और खंजर निकाल लेता है। मलून खातून पुरस्कून होकर उसके गले लग जाती है, लेकिन इतने में उन्हें कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। यह सुनकर उस्मान कहता है, चलो चलें। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ निकोला एक जगह पहुंचकर रुक जाता है और अरगोस को कहता है, तुम दूसरे सिपाहियों के पास पहुंचो और मिलकर उस्मान को तलाश करो। खबरदार अरगोस, उस्मान को तलाश किए बगैर मेरे पास मत आना। उस्मान को हम आज इसी जगह पर कत्ल करेंगे। इसके बाद वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब उस्मान और मलून खातून भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान कुछ कातालूनिया वाले उनके करीब पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ निकोला और उसके सिपाही एक जगह पहुंचते हैं जहां असलमो और उसका खास आदमी मरे पड़े थे। उन्हें इस हाल में देखकर निकोला हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो असलमो के करीब आकर उसे चेक करने लगता है और कहता है, वो आदमी उस हालत में, इस आदमी का ये हाल कैसे कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? वो आदमी मर क्यों नहीं रहा? निकोला बार बार यही अल्फाज दोहराने लगता है कि वो उस्मान मार क्यों नहीं रहा। फिर वो अपने सिपाहियों को कहता है, हर तरफ फैल जाओ और उसे तलाश करो। यह सुनकर निकोला के सिपाही भागने लगते हैं और फिर निकोला भी आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ उस्मान की हालत मुसलसल ख़राब होती जा रही थी। फिर वह घुटनों के बाद गिर जाता है तो मलून खातून उसे सहारा देने लगती है। फिर उस्मान कहता है, हमें यहाँ कोई गार तलाश करना होगा। इसके बाद मलून खातून मुश्किल से उस्मान को सहारा देकर खड़ा करती है और फिर वह दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अरमनकाया किले में मारी कह रही थी, उस्मान और उसके कबीले को बुजक वक्त तबाह करने से तुर्कों का खात्मा हो जाएगा। कोशिश कहता है, उस्मान मरेगा, लेकिन उस्मान के मरने के बाद बच जाने वाले तुर्कों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ तुम्हारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है मारी। मारी कहती है, तो आप तुर्गत के बारे में बात कर रहे हैं? कोशिश कहता है, हाँ तुर्गत, उसे हमें अपनी सफ़ों में लाना होगा। तुम ये कैसे करोगी? मारी कहती है, हर कोई ताकत को पसंद करता है भाई, मैं उससे ताकत का वादा करूंगी। वो इतना बहादुर है कि उस्मान को शिकस्त दे सकता है और पुरजोश भी है। मुझे यकीन है कि वो ये मायदा ज़रूर कबूल करेगा। कोशिश कहता है, तो फिर कल तुम्हारा सबसे पहला काम तुर्गत के पास जाना है। मुझे तुम पर भरोसा है मारी। मारी कहती है, आप फिक्र न करें, अब से तुर्गत मेरी मुट्ठी में है। दूसरी जानिब उस्मान और मलून खातून एक गार में पहुंच जाते हैं। मलून खातून उस्मान को एक तरफ बैठा देती है। उस्मान कहता है, तीर निकालो मलून, जल्दी करो। फिर मलून लकड़ियां उठाने के लिए बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो कुछ लकड़ियां उठाकर ले आती है और आग जलाने लगती है। आग जलने के बाद मलून अपना खंजर उसके अंदर रख देती है और फिर उस्मान के पास आकर उसके जिस्म से तीर निकालने लगती है। इस तरह मलून दोनों तीर निकाल देती है और फिर उस्मान का लिबास उतारने लगती है ताकि जख्म का इलाज कर सके। इस तरह मलून खातून उस्मान के जख्मों पर गर्म खंजर लगाकर खून रोक देती है और फिर कहती है, या अल्लाह उस्मान को ताकत अता फरमा।